Before going to the topic of rabies, let me introduce the Global Alliance for Rabies Control. Uh, I am moving to the native language Urdu so that we can clearly hear everything. So, ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल है अमेरिका का एक इदारा है, एनजीओ है, जो दुनिया से रेबीज को 2023 तक खत्म करने पे काम कर रहा है। अगर रेबीज की डिजीज 2023 तक दुनिया से खत्म नहीं भी होती तो कम से कम जो रेबीज से दुनिया में डेथ हो रही है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का इदारा है, ये कुछ और इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी एक्टिविटीज को कर रहा है, जिनमें मैं नाम बता देता हूँ। ये ऊपर स्लाइड में भी शो हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का इदारा है, ये दूसरे इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके दुनिया से रेबीज की डिजीज को खत्म करने पे काम कर रहा है। तो इनका ये काउंटडाउन चल रहा होता है, इनकी वेबसाइट पे डेज काउंट कर रहा होता है, क्योंकि इनकी ये रोजाना की बुनियाद पे हर एक मिनट हर एक घंटे पे ये एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। इसलिए इनका काउंटडाउन चल रहा होता है। एक एक साल के लिए इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो इनका एक मॉड्यूल होता है, ये उसको एक साल में कंप्लीट करते हैं। तो इनके जो इदारा है रेबीज ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल, इनके आगे काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन। ये वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट से हम सब लोग मोस्टली वाकफ हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि वन हेल्थ का मतलब है कि जब तक पौधे, जानवर और इंसान तीनों किसी एक डिजीज से सिक्योर नहीं होते, तब तक तीनों जो हैं वो अनसिक्योर ही रहेंगे। मतलब ये कि अगर हम इंसानों की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमें चाहिए कि हम एनिमल्स की हेल्थ को भी बेहतर बनाएं और प्लांट्स की भी, क्योंकि कुछ जोनोटिक डिजीज होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन की तरफ और कुछ प्लांट से डिजीज ह्यूमन की तरफ ट्रांसफर होती है। इसलिए ह्यूमंस की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हमें इन तीनों की हेल्थ को सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल है, इसका एक विंग होता है जो कि लोगों को एजुकेट करता है इसके डिजीज के बारे में। इसको ज्वाइन कर सकते हैं वेटनरी डॉक्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट भी मेडिकल से जो रिलेटेड है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इसके अलावा हेल्थ साइंसेज और दूसरे डिपार्टमेंट्स, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो इनका जो है एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसको ज्वाइन कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है बनाया हुआ है। ये अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये 4 कोर्सेज करवा रहे हैं। सबसे पहले ये अपना कोर्स जो है टाइप जो टॉपिक्स होते हैं वो शेयर करते हैं हमारे साथ, हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा क्विज लेते हैं, जो उनमें से अगर 80% 85% हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो ये हमें उस पर सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये इनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। सबसे पहले है रेबीज एजुकेटर सर्टिफिकेट, और उसके बाद है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट, एनिमल वेल हैंडलिंग एंड वेलफेयर एंड वैक्सीनेशन एंड रेबीज हेल्थ केयर सर्टिफिकेट। ये 2 कोर्सेज जो हैं वो एनिमल्स के रिलेटेड हैं, यानी कि अगर एनिमल्स में रेबीज है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। और जो अगले 2 हैं वो हैं अगर कि किसी ह्यूमन को रेबीज की डिजीज होगी है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो ये जो आगे सर्टिफिकेट जो है इनकी इनकी आगे वो प्रमोशन करते हैं कि हमारे ये सर्टिफिकेट ज्वाइन करें, हमारे ये कोर्सेज ज्वाइन करें। ये इन्होंने लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि इस तरह से हम इस तरह का ये सर्टिफिकेट होता है। पहले इसको इनका कोर्स जो है वो पढ़ा जाता है, उसके बाद ये क्विज लेते हैं और क्विज के बाद वो इसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये मैंने 4 कोर्सेज इसके कंप्लीट किए थे। पहला कोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं, अगले 3 लॉक होते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो एग्जाम पास करते हैं 85% मार्क्स के साथ। तो देन फिर जो अगला कोर्स होता है वो अनलॉक होता है। ये 4 कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एक और क्विज दिया था, जिसके बाद इन्होंने मुझे ब्रॉन्ज अवार्ड दिया है, ब्रॉन्ज डॉग हेल्थ अवार्ड। तो इसके बाद फिर इन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं ये सारी एक्टिविटीज करवाऊँ। आज चूंकि वर्ल्ड रेबीज डे है तो लोग अपनी एक्टिविटीज जो हैं ये इनकी वेबसाइट पे भी शेयर कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दुनिया भर से लोग जो रेबीज की डिजीज को एलिमिनेट करने पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने इवेंट जो हैं इसमें रजिस्टर करवाए हुए हैं। तो इसमें लोग क्या करते हैं, कंपेन करवाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाके वैक्सीनेशन करते हैं, वेबिनार करवाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। फिर वो जो अपना डाटा होता है सारा वो इसके साथ शेयर करते हैं। तो ये आगे उन जो उनकी वेबसाइट पे चीज़ें शेयर हो रही हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये
ये कीनिया के कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन वगैरह डॉग्स में कर रहे हैं, और ये इन्होंने अपना इवेंट रजिस्टर करवाया हुआ है। आगे फिर ये जिनके इवेंट्स जो है इनमें नॉमिनेशन होती है, उनको ये अवार्ड भी देते हैं। वेलफेयर कैंपेन वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे हम अपना टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का। इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे अपना टॉपिक जो है ना स्टार्ट करते हैं कि रेबीज होती क्या है, और ये कैसे ट्रांसमिशन होती है, और इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का जो है इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपको एक सादा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। मुझे मुझे पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रहेंगी अभी तक। तो हम ये रेबीज की डिजीज को क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस पे अवेयरनेस कर रहे हैं। तो रेबीज की जो डिजीज है ये फैलती तो ज़्यादातर इंसान जानवरों में है, लेकिन इसके जो असर हैं वो इंसानों में भी आते हैं, क्योंकि ये जूनोटिक है। तो ये ह्यूमन में भी वैसे ही ये डेथ काज करती है। तो जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल है, उनके पैमाने के मुताबिक एशिया और अफ्रीका, इन दो कंटिनेंट्स में एनुअली 59,000 डेथ होती है ह्यूमंस की। इस वजह से इन्होंने ये सारा अलायंस बनाया है, जिसमें मेडिकल, वेटनरी और सारे जो डिफरेंट शोबों के लोग हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट करके इस इनका जो डेथ रेट है इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो अगर हम ये देखें कि रेबीज की डिजीज होती क्या है, तो ये एक वायरल डिजीज है, जूनोटिक है, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो अगर वायरस की स्पीशी को देखें तो वो रेबीज वायरस है। आगे अगर हम इसकी फैमिली देखें तो रेप्डोवायराइडी है। आगे इसके दो जेनरा हैं और इसकी 7 सीरोटाइप्स हैं। तो ये एक बुलेट शेप वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है और इसके नीचे ये तीन प्रोटीन की लेयर होती हैं। तो ये जो है आगे इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और बाकी चीज़ें जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अगर हम इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि डिजीज एक हो गई है, उसमें सिम्टम्स आ गए हैं, उसमें साइंस शो हो गए हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। तो ये जो रेबीज के साइंस होते हैं ये ह्यूमंस में भी वही सेम शो होते हैं और एनिमल्स में भी सेम शो होते हैं। कोई भी स्पीशी हो उसमें रेबीज के साइंस जो है ना सेम होते हैं। लेकिन इस रेबीज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फ्यूरियस फॉर्म होती है और दूसरी इसमें होती है जिसको कहते हैं पैरालिटिक फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म्स के अलग से साइन आते हैं, और पैरालिटिक में सिर्फ पैरालिसिस होता है, बाकी सब कुछ ठीक रहता है। तो इसमें एक्सेसिव सैलिवेशन होती है, इनकोऑर्डिनेशन होती है, हाइपरस्थीसिया होता है, बार्किंग एनिमल करता है, और लाइट से और आवाज से इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। और इसमें एक चीज ये भी नोट करने वाली कि जो सबसे टिपिकल साइन होता है जो हम देखें तो हम कह सकें कि इसमें रेबीज है, तो वो है हाइड्रोफोबिया। यानी कि जिस जो रेबीज अफेक्टेड बॉडी होगी वो पानी से दूर भागेगी। सेम इसी तरह के साइंस जो है वो ह्यूमंस में भी शो होती हैं, कि फीवर होता है, हेडेक, एलिकुनेशन, लाइट सेंसिटिविटी, वही पानी से और रोशनी से दूर भागना, और अग्रेसिव बिहेवियर होता है, हर चीज को बाइट करना। अगर तो वो पैरालिटिक फॉर्म आ रही है तो फिर ये सारे साइन नहीं आएंगे, फिर तब वो सिर्फ फालस शो होगा। जो पिछली टांगे हैं उससे एनिमल जो है पैरालिटिक हो जाएगा। और सेम यही कंडीशन जो है ये ह्यूमंस में भी होती है। तो आगे वो कहता है कि अगर डॉग ने या कैट ने किसी चीज ने बाइट कर लिया है, तो उसकी जो बाइट है उसको कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले माइल्ड होता है, जिसमें स्क्रैचेस होती हैं और एनिमल जो है वो लिक करता है। तो ये माइल्ड स्क्रैचेस और जो लिक करने का होता है ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, इससे रेबीज के फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा ये होता है माइल्ड। ये हम कैटेगराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम इसकी वो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अगर बाइट कर लिया तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें इन कैटेगरीज को देखेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी हो तो फिर क्या करना है, सेकंड हो तो फिर क्या करना है, थर्ड हो तो फिर क्या करना है। तो सेकंड में जो होता है ये बाइट करता है, ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होती है इसमें। जो थर्ड है इसमें बहुत सेवेयर किस्म की ब्लीडिंग होती है। तो आगे अगर हम देखें कि रेबीज की जो डिजीज है ये ट्रांसमिट कैसे होती है, तो हम बार बार ये डॉग को डिस्कस कर रहे हैं। ये रेबीज की जो डिजीज है ये काफ़ी सारे स्पीशीज हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज है इसमें जो रेबीज की डिजीज को काज कर सकते हैं, जिनमें सारे के सारे वार्म ब्लडेड मैमल्स आ जाते हैं, जिनमें बैट इसका रेजर्वायर होस्ट है, सबसे पहले ये उसमें पाई गई थी। तो ये अगर हम डॉग को डिस्कस करें, डॉग जब इसको बाइट करते हैं तो ये डिजीज होती है, ये इसके सलाइवा में पाई जाती है, मसल्स के साथ ये सेप्टर के साथ अटैच हो जाता है वायरस।
फिर ये एक्सोनरी रेट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू जो है ये आगे ट्रेवल करता है पेरिफेरल नर्व में और स्पाइनल कार्ड की तरफ पहुंचता है। अब ये एक्सोनरी रेट्रोग्रेड पाथवे क्या होता है, जब भी कोई नर्व इम्पल्स हमारी हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाती है तो वो एक्सोन की सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ, यानी कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ ट्रेवल करती है। इसको एंटीग्रेड पाथवे कहते हैं। लेकिन जब ये रेबीज की डिजीज होती है तो ये उल्टी सिमत में ट्रेवल करती है, यानी कि ये एक्सोन से जो है ना न्यूरॉन के की बॉडी की तरफ से ट्रेवल करती है, इसलिए इसको रेट्रोग्रेड पाथवे कहते हैं। ये बहुत स्लो ट्रांसमिशन होता है, ये 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ये ट्रैवल करता है वायरस। आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी की तरफ जाता है, तो उसके बाद जब ये वायरस ब्रेन की तरफ पहुंच जाता है तो फिर साइन और सिम्टम शो होते हैं। इसको 30 डेज से 1 ईयर लग सकता है वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में। तो ये डिपेंड करता है, अगर डॉग ने काटा है हमारे पाँव पे या टांगों में तो ये डिजीज को ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सिम्टम्स लेट लेट टाइम में आएंगी। और अगर इसने हमारी नेक या बैक साइड पे बाइट किया है तो फिर जो इसके सिम्टम्स है वो जल्दी शो होंगे। तो आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इंटरेस्टिंग, ताकि ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। तो अब लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हमें अगर किसी रेबिड डॉग ने काट लिया है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही जो मैंने बताया कि पहले उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि उसने किस हद तक काटा है। अगर तो उसने थोड़ा काटा है तो फिर हम उसको किसी और तरीके से देखेंगे, अगर उसने ज़्यादा काटा है तो फिर और तरीके से देखेंगे। तो जर्नल जो है इसमें प्रोटोकॉल वो ये है कि हमने सबसे पहले उस वूंड को अच्छे से वॉश करना है, 30 मिनट तक हमने साफ और फ्रेश वाटर के साथ उसको धोना है। अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो हमने उसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करना, क्योंकि ब्लीडिंग कुछ देर होने देनी है, ताकि वो जो वायरस है अगर उसमें है तो वो वायरस क्योंकि ब्लड में एंटर नहीं होता तो वो क्योंकि वो ब्लड में एंटर नहीं होता इसलिए वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसको मसल्स में पहुंचने का टाइम नहीं मिलता अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो। देन आफ्टर फिर हम फर्स्ट एड के बाद उसको वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेशन का भी एक अलग से प्रोसीजर होता है कि यानी कि अगर तो उसमें माइल्ड स्क्रैचेस हैं तो फिर हम उसको वैक्सीनेट कर देते हैं। अगर उसमें बाइट ज़्यादा है, जख्म बहुत गहरे हैं, तो फिर हम उसमें ग्लोबुलेंस यूज़ करते हैं पहले लोकली उस वूंड पे। जब वूंड रिकवर हो जाता है उसके बाद फिर हम जाते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। तो अगली स्लाइड में हम वैक्सीनेशन को देखेंगे कि वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल है, किस तरह से वैक्सीनेट करते हैं सब। फिलहाल यही है कि अगर रेबीज डॉग ने बाइट कर लिया है तो उस सहन को हम अच्छे से वॉश करेंगे 30 मिनट तक साफ और फ्रेश पानी के साथ। वॉश करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें जख्म कितना ज़्यादा गहरा है। अगर तो जख्म ज़्यादा गहरा है तो फिर हम उसमें लोकली ग्लोबुलेंस मिलते हैं, वो उसके अंदर लगाते हैं वूंड के ऊपर, जिससे उसकी ना वायरस मोस्टली किल हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम रह जाती है। उसके बाद फिर जो है ना वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी हमारे जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि हमें एक डॉग ने काट लिया है जो कि थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रही है, लेकिन उसमें हमें साइंस एंड सिम्टम जो है वो क्लियर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें जिस डॉग ने काटा है वो रेबिड है या वो नॉर्मल डॉग है। तो इस चीज़ को हम कंफर्मेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम सबसे सबसे पहले जो हमारा क्ल्यू होता है वो होता है सिम्टम्स, यानी कि साइन क्या शो हो रहे हैं। तो उसमें साइन मोस्टली यही होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर, बार्किंग, बाइटिंग ऑफ एवरीथिंग, लाइट, और पानी से जो है ना एनिमल दूर भागेगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा आगे इसको डीपली देखें तो अगर हम उस डॉग के सामने पानी रखेंगे तो वो ऐसे भागेगा जैसे उसको खाने वाली कोई चीज़ आ रही है उसकी तरफ। तो टिपिकल साइन हम देख सकते हैं रेबीज का कि उसमें जो है ना हाइड्रोफोबिया होगा। दूसरा हमें क्लू ये मिलता है कि हम उस डॉग को 14 दिनों के लिए हम उसको कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, उसको खाना वगैरह देते रहते हैं। तो अगर तो 14 दिनों के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाए तो फिर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं रेबीड है। अगर उस 14 दिनों के बाद भी वो जिंदा रह जाए तो फिर हम कंफर्म कह देते हैं कि भी इसमें रेबीज नहीं है। लेकिन जो कंफर्मेटरी डायग्नोस होता है वो आगे लैब डायग्नोसिस के थ्रू होता है कि हम उसमें सलाइवा सैंपल ले सकते हैं, हम उसमें स्किन बायोप्सी ले सकते हैं जहाँ से उसने बाइट किया है, और हम अगर पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हम नेग्रिस बॉडीज लेके उसका RT-PCR करके हम उसमें रेबीज के टाइप को चेक कर सकते हैं कि उसमें रेबीज की मिकदार कितनी है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि जिस डॉग ने हमें काटा है वो रेबिड है या वो नॉर्मल डॉग है। साइन एंड सिम्टम्स, करंट टाइम,
एंड लैब डायग्नोसिस है। आगे ये अमेरिका जो कि खुद एक इनका इदारा है कि 2023 तक दुनिया से रेबीज खत्म की जा सके, लेकिन लोगों का मानना ये है कि ये अगले 100 सालों तक भी रेबीज को अपने कंटिनेंट से इलिमिनेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि साउथ अमेरिका में अमेजोन का जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। तो क्योंकि इसकी वाइड रेंज ऑफ होस्ट होती है, जिसमें ये सारे वाइल्ड एनिमल जो हैं ये भी रेबीज डिजीज काज कर सकते हैं, जिनमें फॉक्सीज हैं, टाइगर, चीता, डियर, जितने भी ये कार्निवोर्स हैं सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इतना कम्प्लेक्स सी इनका फॉरेस्ट है अमेजोन का, तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स को का चेक एंड बैलेंस रखना, उनको वैक्सीनेट करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए दुनिया के वो इलाके जो कि जिनमें जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से रेबीज़ की डिजीज़ को ख़त्म करना मुश्किल है। अब अगर हम जजीरों को देखें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, तो ये जजीरे ये चारों तरफ से समंदर से घिरे हुए हैं। तो इनमें उन्होंने ये वैक्सीनेशन का सिस्टम स्टार्ट करके ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इन इलाकों से इन्होंने रेबीज की डिजीज को इलिमिनेट किया है। तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में क्योंकि जंगलात हैं, तो यहाँ पे भी कुछ मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में इस डिजीज को खत्म होते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें डिपेंड करता है कि जो पाकिस्तान में वेटनेरियन है उनका क्या कोऑर्डिनेशन है, और जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल है वो उनको किस तरह से सपोर्ट करता है कि वो इन डिजीज़ को ख़त्म करें। अभी तक तो वो हमें बस यही कहते हैं कि आप जो है इस कंपेन वगैरह करें, जितने केसेस हैं उनको कम से कम करें। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि जो रेबीज की डिजीज है ये सबसे पहले फैली कैसे थी। तो मोस्टली जो भी हम रेबीज का जिक्र करते हैं, हल्काओं की बीमारी का, तो हम ये देखते हैं कि जो रेबीज की डिजीज है ये डॉग में मोस्टली पाई जाती है। लेकिन इसका जो रेजरवायर होस्ट है, जो सबसे पहले जिसने ये डिजीज काज की थी, वो बैट है, यानी कि चमगादड़ों से ये डिजीज फैलती है। अगर तो हमें खुदा सा चमगादड़ बाइट कर ले, तो डॉग का तो हम कह सकते हैं कि भी ये इसमें हो सकता है रेबिड हो या ना हो, लेकिन अगर चमगादड़ हमें बाइट कर ले तो हमें इसमें लाजमी वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि चमगादड़ के जो सलाइवा होता है उसके अंदर ये रेबीज की डिजीज जो है ना मोस्टली पाई जाती है। आगे ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है। इस पे उनका पूरा एक कोर्स है कि जो लोग जो है ना स्ट्रे डॉग्स को जो है ना किल करते हैं। पाकिस्तान में भी ये कंपेन्स चलाई जाती हैं कि रेबीज की जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मार दिया जाए, ताकि ये डिजीज खत्म हो सके, और जिन लोगों को ये डॉग्स बाइट करते हैं वो भी इससे महफूज रह सकेंगे। अब इसमें जो रिसर्च हुई है वो कहते हैं कि अगर तो हम रेबिड डॉग को मारेंगे ना, किल करेंगे, तो हमें उसको यूथनाइज करेंगे, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन जब जो है स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि नॉर्मली घूम फिर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनको अगर हम किल करें तो उससे इस डिजीज को खत्म करने के कितने चांसेस हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम स्ट्रे डॉग्स को किल करेंगे तो इससे ये डिजीज मजीद फैल सकती है। अब ये हैरानगी की बात है कि डॉग्स को किल कर रहे हैं और डिजीज फैल रही है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जो फर्ज किया है कि लाहौर में हम अगर ये कंपेन स्टार्ट करते हैं कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मार दो, तो वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ये कंपेन शुरू होगी जी, लाहौर के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मार दो। तो लाहौर से डॉग्स का सफाया हो गया, लाहौर में कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं रह गया। अब जो उन जिन डॉग्स को हमने मार दिया है, वो जो डिजीजेस थी उनमें, वो जो जूनोटिक डिजीजेस थी वो उन्होंने ह्यूमंस में ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन इलाकों में फैल रहे थे। वो डॉग्स हमने मार दिए। अब वो डिजीजेस जो फैली थी जूनोटिक थी, वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो चुकी हैं। वो इलाका लाहौर वाला जो है वो खाली हो गया स्ट्रे डॉग से। अब जो दूसरे इलाके हैं, कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, वहाँ से जो डॉग्स हैं वो इन खाली इलाकों में आएंगे। तो वो जो उन इलाकों में डिजीजेस थी जो कसूर में थी, लाहौर में नहीं थी, कुछ रीजनल डिजीजेज होती हैं जो डॉग्स में भी होती हैं और वो जूनोटिक होती हैं, वो डिजीजेज जो है वो लाहौर में ट्रांसफर हो जाएंगी, लाहौर के लोगों में। तो इस तरह ये डिजीज इनको किल करने से डिजीजेज कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं। लेकिन जो हमें डॉग कंफर्म हो कि ये रेबिड डॉग है, उसको फिर हमें यूथनाइज करना पड़ता है, वो लाजमी है। आगे हम इसका देखते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होता है। तो वैक्सीनेशन ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो इसके वैक्सीनेशन के दो शेड्यूल हैं। एक होता है प्री एक्सपोजर और दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर। यानी कि अगर तो डॉग ने बाइट कर ली है उसके बाद हमने वैक्सीन करनी है, तो वो क्या प्रोसीजर होगा। अगर डॉग ने बाइट नहीं किया, हमने हैंडलिंग करनी है एनिमल की, हम एहतियातन लगवा रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जो प्री एक्सपोजर होता है उसमें
उसमें भी डोजेज 4 लगती हैं, और जो पांचवी होती है वो बूस्टर डोज होती है, और जो पोस्ट एक्सपोजर है उसमें भी डोजेज यही लगती हैं। सिर्फ टाइम का फर्क होता है। अगर हम प्री एक्सपोजर लगवा रहे हैं तो एक फर्स्ट डोज डोज जो है वो 0 डे पे लगेगी, सेकंड जो है 7 7 डेज पे, थर्ड जो है 14 डे पे, और जो फोर्थ होगी वो होगी 28 डेज पे। और एनुअली उसकी बूस्टर डोज लगेगी। अगर तो हमें रेबी डॉग ने बाइट कर लिया है तो फिर भी हम वही 4 डोजेज ही लगवाएंगे और एक बूस्टर लगेगी, लेकिन वो उसका टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें जो गैप है वो कम हो जाएगा। पहली डोज जो लगेगी, ये स्लाइड पे भी लिखी हुई है, वो फर्स्ट डे पे लगेगी, जिस दिन डॉग ने बाइट किया है। इसको 0 डे भी कहते हैं, फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये लगेगी। उसके बाद तीसरे दिन लगेगी, फिर 7 7 डेज पे, और फिर 14 डेज पे, और एनुअली जो है ना बूस्टर डोज लगेगी। अब जो डॉग्स में एनिमल्स में वैक्सीन लगाते हैं हम लगाते हैं सबकट। लेकिन जो ह्यूमंस के केसेस में जो वैक्सीन होती है वो मोस्टली जो है IM लगती है। अच्छा, अब ये सवाल भी आता है कि हमें रेबिड डॉग ने काट बाइट कर लिया है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है कि भी ये तो बहुत खतरनाक डिजीज़ है, तो हम इसमें क्या करें। हमने वैक्सीन भी लगवा ली है, तो अब आया कि वैक्सीन हमें प्रिवेंट करेगी भी या नहीं करेगी। तो अगर तो हमने वैक्सीन जो है वो प्रॉपर तरीके से लगवाई है, वैक्सीनेशन फेलियर के कोई चांसेस ना हो, तो ये जो रेबीज की जो डिजीज वैक्सीन है ये हमें प्रिवेंट करती है। रेबीज की वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के बाद रेबीज की डिजीज के फैलने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अब ये जो मैंने तस्वीर क्लिक की है, ये उधर पेट सेंटर युवास लाहौर में बनाई थी, जब हम एनिमल्स को, डॉग्स एंड कैट्स को प्री एक्सपोजर के तौर पे वैक्सीनेट कर रहे थे। अच्छा, ये भी अब सवाल पूछा जा सकता है कि रेबीज का ट्रीटमेंट क्या होगा। एक एक एनिमल है या एक ह्यूमन है, उसको रेबीज हो गई है, उसमें सिम्टम्स शो हो गए हैं, तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है, कोई भी रिसर्च टीम इस चीज़ पे एग्री नहीं हुई या इस चीज़ पे कामयाब नहीं हुई कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जो कि नेग्रीज बॉडीज और जो नेक्रोसिस हो रही है ब्रेन की उसको रोक सके। तो इसलिए जो रेबीज की डिजीज है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है। वैक्सीनेट हम एनिमल्स को और ह्यूमंस को करते हैं। अगर उसको टाइमली वैक्सीनेट हो गई है तो फिर वो उस डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली यूथनाइज ही करना पड़ेगा। तो रेबीज को हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। रेबीज को कंट्रोल करने का और कोई प्रोसीजर नहीं है सिवाय इसके कि हम मैस वैक्सीनेशन करें। जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, जितने भी स्ट्रे कैट्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मीटिंग जिस चीज़ का क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करें, हम उसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर मीटिंग को एंड होने में 1 मिनट रह गया है, तो हम लोग इस मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्यूए सेशन के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं तो वो इंशाल्लाह हम लोग एड्रेस करेंगे। ठीक है सर, 1 मिनट रह गए, जैसी मीटिंग एंड होगी सेम लिंक के साथ सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो फिर 5 मिनट बाद हमारा क्यूए सेशन स्टार्ट किया जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अटेंडेंस शीट पिन कर दी गई है, काइंडली जितने बच्चे भी हैं यहाँ पे हैं मौजूद हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, इसी बेस पे आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा।